नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर की बात करेंगे जिसे गांधीवादी युग कहा जाता है। मतलब 1917 से 1947 के बीच का समय। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर आंदोलन को ना सिर्फ समझें बल्कि ये भी देखें कि वो पिछले से अलग और बड़ा कैसे था। बिल्कुल। और यही बात सबसे दिलचस्प है। ये आंदोलन मतलब एक सीधी रेखा में नहीं चले। आप इसे गांधी जी की एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह देख सकते हैं। प्रयोगशाला, ये तो बड़ा अच्छा नजरिया है। हाँ, जहां हर बार एक नया तरीका आजमाया गया। कहीं पहली बार सविनय अवज्ञा, तो कहीं पहली भूख हड़ताल। चलिए इसी प्रयोगशाला के पहले प्रयोग से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1917 चंपारण सत्याग्रह से। है ना? हाँ, ये गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, है ना? और इसका कुछ ताल्लुक नील की खेती से था। जी। वहां एक तीन कठिया प्रणाली थी। मतलब किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील उगावा पड़ता था। अच्छा। गांधी जी ने यहाँ भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है विनम्रता से लेकिन जानबूझकर कोई गलत कानून तोड़ना। और ये पूरी तरह सफल रहा। प्रणाली खत्म हुई और किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस भी मिला। तो किसानों के मुद्दे के ठीक बाद गांधी जी सीधे मिल मजदूरों के संघर्ष में शामिल हो गए। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, ये तो एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती रही होगी। बिल्कुल। मुद्दा प्लेग बोनस का था। मजदूर 35% की बढ़ोतरी चाहते थे, मालिक 20 पर अड़े थे। यहाँ गांधी जी ने अपना एक और हथियार इस्तेमाल किया। भूख हड़ताल? हाँ, भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल। और इसका असर हुआ। मालिकों को वो 35% की मांग माननी पड़ी। और देखिए, इसी साल खेड़ा सत्याग्रह में हमें उनकी रणनीति का एक और रूप दिखा, जिसे कहते हैं असहयोग। असहयोग मतलब सरकार के साथ सहयोग न करना, जैसे लगान न देना। सही पकड़ा। तो चंपारण और खेड़ा में मिली सफलता ने शायद ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह का तरीका काम करता है। और शायद इसी आत्मविश्वास के साथ गांधी जी अब इन प्रयोगों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को तैयार थे। हाँ, ये समझ आता है। तो अब बात करते हैं बड़े देशव्यापी आंदोलनों की। 1920 का असहयोग आंदोलन। जी। इसके पीछे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे बहुत बड़े कारण थे। और इसे खिलाफत आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल भी बनाया गया। इसमें लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल, विदेशी कपड़े सब छोड़ दिया था, है ना? सब छोड़ दिया था। और एक खास बात, इसी दौरान गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी लौटाई थी। लेकिन फिर 1922 में वो चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई और इसे अचानक रोक दिया गया। इसके करीब 8 साल बाद एक और बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। हाँ। और नमक जैसी एक घरेलू चीज को विरोध का प्रतीक बनाना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने आंदोलन को घर घर तक पहुंचा दिया होगा। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से इस आंदोलन में महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो साबरमती से दांडी तक की 241 मील की पदयात्रा तो मतलब इतिहास बन गई। और इसका अंत गांधी इरविन समझौते से हुआ। जी। और फिर इस कड़ी का आखिरी और सबसे शक्तिशाली आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पर करो या मरो का नारा दिया गया था, जो पहले के आंदोलनों से काफी अलग लगता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आखिरी दाव था। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू हुआ। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन आंदोलन खुद बहुत चलता रहा। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। हाँ, और इसने ब्रिटिश राज की नींव सच में हिला दी थी। तो अगर हम इन सभी आंदोलनों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? छोटे स्थानीय मुद्दों से शुरुआत हुई और फिर वो एक ऐसी देशव्यापी लहर बन गई जिसे रोकना नामुमकिन था। बिल्कुल। हर आंदोलन पिछले की सीख पर बना था। रणनीति, पैमाना और तीव्रता, तीनों में लगातार एक बढ़ोतरी दिखती है। यहाँ एक विचार मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसा के बाद आंदोलन यह कहकर वापस ले लिया कि देश अभी अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 20 साल बाद 1942 में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। तो इन 20 सालों में ऐसा क्या बदला होगा? गांधी जी की रणनीति या फिर भारतीय जनता की तैयारी को लेकर उनका आकलन?